हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी भौतिक राशि कुछ और राशियों पर निर्भर करती है तो हम किस तरह से उसका सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं जिससे हमारा पुराना वाला रिवाइज हो जाएगा कि किसी भी वस्तु की शक्ति उस पर लगाए गए बल, उसके वेग और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो शक्ति का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो हम कैसे करते आए थे, हम सबसे पहले समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और एक नियतांक लगाते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटा के हमने बराबर बना दिया, एक नियतांक लगा दिया k और f की घात हम कितनी मान लेते हैं a, फिर v की घात कितनी मान लेते हैं b और m की घात क्या मान लेते हैं c। तो जो भी राशियां लिखी होती है कोई भी, उनकी घात a b c मान लेते हैं। इसको हम बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब दोनों तरफ विमीय सूत्र लिख देंगे। दोनों तरफ विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों तरफ विमीय सूत्र लिखने पर, तो शक्ति का विमीय सूत्र अगर आपको नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, शक्ति का फॉर्मूला याद होना चाहिए, W/T। अब हम T का तो जानते हैं, सब जानते हैं, T का कैपिटल T समय, लेकिन हम W का नहीं जानते। तो W का निकाल तो बल गुणा विस्थापन, क्या बल का जानते हैं? हाँ, हमने बल का याद कर लिया है, m1 L1 T-2 और विस्थापन का L। तो कार्य का कितना हो जाएगा, m1 L1 L1 L2 T-2। तो यहाँ रख देते हैं m1 L2 T-2। ये T1 ऊपर जाएगा तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या आ गया, m1 L2 T-3। क्या तो शक्ति का विमीय सूत्र लिख लेंगे m1 L2 T-3 के नियतांक है, नियतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। f बल है, बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2 की घात a। वेग या चाल, इसका विमीय सूत्र होता है L1 T-1 की घात b। द्रव्यमान के लिए हम सिर्फ m लिखेंगे की घात c। फिर जैसे ये लिखा हुआ है mLT, इसको भी इसी रूप में लिख देंगे एक ही ब्रैकेट में। सबसे पहले m कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1 है और यहाँ a है, तो m की घात a। अच्छा, यहाँ एक यहाँ पर ही, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है और यहाँ c है, m की घात c। अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे m की घात a, यहाँ m की घात c, तो m की घात a प्लस c। m की ही दोनों घातें हैं, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएंगी। अच्छा, l को देखिए, l की घात a, इधर l है क्या, l की घात b, तो l की घात a प्लस b। t को देखिए, t यहाँ पे -2 और a, तो -2a, यहाँ पे -b। ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ तुलना कर लेंगे, m1 L2 T-3, दोनों तरफ तुलना कर लेंगे। यहाँ पे बताइए m की घात कितनी है, a प्लस c। यहाँ कितनी है 1, a प्लस c किसके बराबर आ गया, यहाँ l की घात देखिए a प्लस b, यहाँ कितनी है 2। यहाँ t की घात देखिए -2a b और यहाँ कितनी है -b। इन समीकरणों को हल करके हम क्या निकाल लेंगे, a b c के मान। अच्छा, समीकरण 2 और 3 इन दोनों को जोड़ दे, b से b कट गए और ये कितना है a और माइनस कट हुए तो -a बचे और इधर माइनस का माइनस कट गया, a का मान तो क्या आ गया, a का मान 1, यहाँ रखो, ये 1 उधर जाएगा, 2 - 1, b का मान भी कितना आ गया 1। अच्छा, c से निकालो, a का मान रखो, a का मान 1 यहाँ रखो, c 1 - 1, c का मान क्या आ गया, ये दो रखो, यहाँ रखो समीकरण 1 में a b c के मान। समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर तो शक्ति p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर k, f की घात a का मान क्या है 1। अच्छा, आप इनको ऐसा भी लिख सकते हो, l को पहले लिख देते हैं, m की घात a मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर a b c के मान उसी हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो इनको कैसा भी पलट के लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाली बात नहीं। तो f की घात a
v की घात d मतलब 1 और m की घात 0, किसी की भी घात 0 1 होता है इसको 1 बनाते हैं। तो ये सूत्र क्या आ गया p बराबर k f v। तो शक्ति का k क्या है, कोई नियतांक, हम जानते हैं k का मान क्या हो सकता है 1। बाकी इतना करेंगे, k का मान हमें नहीं पता क्या है, विभिन्न सूत्र से हम k का मान नहीं निकाल सकते, इतना ही कर सकते हैं, k रहेगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं अगर k का मान 1 है तो f into v ये सूत्र बन जाएगा। क्या शक्ति का एक सूत्र होता है? यस होता है। कैसे? हमने ये सूत्र पढ़ा होगा। ये क्या है, कार्य करते समय कार्य करने की दर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, f into s। कार्य को क्या लिखते हैं, बल बड़ा विस्थापन बटे समय। इसको देखिए, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। f into v ये सूत्र होता है। ठीक है, आप इतना करेंगे k रहेगा इसमें, हमें नहीं पता k का मान 1 है, कोई भी नियतांक 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, कुछ भी नियतांक हो सकता है, बट सूत्र बन गया f into v। यही स्टेप है, कोई भी सूत्र आपको क्या दिया होगा, ये राशि किन राशियों पर निर्भर करती है, तो उसका सूत्र बनाएंगे। तो आप ऐसा करेंगे, यही स्टेप है, और इस तरह से करके आप इसको सूत्र बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न समीकरण के अनुप्रयोग। एक और अनुप्रयोग हमारे पास बचा हुआ है, अनुप्रयोग नंबर 3। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो विमीय विश्लेषण की सहायता से अगर एक मात्रक पद्धति में हमें मान दिया हुआ है, यहां से हम सीजीएस से एमकेएस में बदल सकते हैं और एमकेएस से सीजीएस में। सीजीएस और एमकेएस में कुछ याद है आपको? सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई को किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ऐसी एक पद्धति है एमकेएस, इसमें लंबाई को मीटर में और इसको किलोग्राम में और टाइम को सेकंड। ठीक है, सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस का मतलब क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो कोई चीज को नापना है, इस पद्धति में कैसे नापते हैं, सेंटीमीटर में, इसमें कैसे नापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को कैसे नापते हैं, ग्राम में, और इसमें किलोग्राम में। ठीक है, ये चीज हमें आती है। अब एक भौतिक राशि है Q, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आंतरिक मान इनटू मात्रक। जैसे अगर कोई भौतिक राशि है, ये पैकेट का वजन कितना है, हम लिखेंगे 2 kg। 2 क्या है, आंतरिक मान, n U क्या है, यूनिट मात्रक। तो इस तरह से लिखेंगे। अगर सिर्फ 2 लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम बोलेंगे इस पैकेट का वजन कितना है, आप बोलोगे 2 क्या, 2 ग्राम, 2 किलो, 2 क्विंटल, 2 टन, कितना, तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, साथ में मात्रक। अगर सिर्फ बोलेंगे केजी तो भी काम नहीं चलेगा। इस पैकेट का वजन कितना, केजी, कितना केजी, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी। तो अगर आपको किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है मात्रक के रूप में, तो 2 चीजें चाहिए, एक आंतरिक मान और दूसरा उसका मात्रक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मान लो ये n1 u1 है। अब आप इसी भौतिक राशि को, सेम उसी पैकेट को दूसरे मात्रक पद्धति में लिखेंगे, तो हो सकता है उसका मान n2 हो और मात्रक u2। कैसे, जैसे ये है, दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे दोनों बराबर, एक क्योंकि एक ही तो है, वही पैकेट है, पैकेट तो नया बदला नहीं। अब हम उसी पैकेट को क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं 2 केजी नहीं है, ये तो 2000 ग्राम है। कोई बात ऐसा बोल, भाई ग्राम में नापोगे तो 2000 ग्राम बोलोगे, पैकेट तो वही है, उसका द्रव्यमान वही है, वजन वही है, तो 2 केजी बोल दो। अब ये क्या है, n1, ये कौन सा है, एक मात्रक पद्धति। ये क्या है, n2, ये क्या है, दूसरा मात्रक। n1 u1 n2 u2 बराबर का चिन्ह, ये बात समझ आती है, क्योंकि एक ही चीज को हमने 2 अलग अलग मात्रकों में लिखा है। तो यहां से एक और चीज जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आप किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम बड़ा मात्रक है कि ग्राम, किलोग्राम बड़ा मात्रक है, ग्राम छोटा है। किलोग्राम कैसा मात्रक है, बड़ा, ग्राम कैसा है, छोटा। तो अगर आप बड़े से छोटे मात्रक में बदलोगे, बड़े से छोटा हुआ है लेकिन ये उल्टा चलेगा, ये छोटे से बड़ा हो जाएगा। आंतरिक मान क्या हो गया है, बड़ा, मात्रक क्या हो गया है, छोटा। तो हम क्या जानते हैं, आंतरिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक को छोटा करेंगे, आंतरिक मान बढ़ेगा, बढ़ेगा। जैसे 2 मीटर,
मात्रक को हमने छोटा किया, आंतरिक मान बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं। चलिए अब इस सूत्र की सहायता से हम मान लो एक मात्रक पद्धति आपको दिया हुआ है, दोनों चीजें आंतरिक मान और मात्रक दिया हुआ है, हम दूसरी हम ये बताते हैं कि दूसरी मात्रक पद्धति में इसका आंतरिक मान क्या होगा। तो क्या ज्ञात करना है, n2 कैसे ज्ञात करेंगे, u2 को इधर लेंगे तो n1 और इसको क्या लिख देंगे u1 अपॉन u1 और u2 क्या है, मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियों में हम क्या मापते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो इसको मात्रक पद्धति को क्या लिख देंगे, n2 बराबर n1 यहाँ क्या लिख देंगे m1 अपॉन n2। पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। जैसे पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम, दूसरी में क्या है, किलोग्राम। L1 अपॉन L2 लंबाई का मात्रक और T1 अपॉन T समय का मात्रक। इसको मात्रक को हमने पद्धति को किसमें लिख दिया, MLT में। यहाँ लगा देंगे A, यहाँ लगा देंगे B, यहाँ लगा देंगे C। A B C क्या है, A B तथा C उस भौतिक राशि की विमा जिसको आप बदल रहे हो। जैसे कि द्रव्यमान को बदल रहे थे तो द्रव्यमान की विमा आ जाएगी। A B C भौतिक राशि की विमा है, ठीक। ये हमारे पास सूत्र आ गया, इसको हम बदल देंगे, ठीक है। ये सूत्र कहां से है, ये चीज याद रखेंगे, n2 निकालना है। अच्छा फिर से हम CGS को MKS में बदलेंगे और MKS को CGS में बदलेंगे। तो क्या ध्यान रखेंगे, जिसका मान निकालना है वो वाली मात्रा कहां आएंगे, नीचे। हमें n2 निकालना है, जैसे आपको बोला CGS से MKS में बदलो, इसमें बदलना है, MKS कहां आएगा, नीचे। तो जिसमें बदल रहे हैं वो कहां आएगा, नीचे, और जो दिया हुआ है पहले से ही वो कहां आएगा, ऊपर। एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ये न्यूटन क्या है, हम जानते हैं न्यूटन MKS पद्धति में मात्रक है। MKS पद्धति में क्यों, M बराबर MA होता है, M किलोग्राम, इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए किलोग्राम पर मीटर सेकंड ये किसमें आते हैं, MKS। और इसी सूत्र को एक साइंटिस्ट है, उनके सम्मान में इतना बड़ा लिखने की वजह क्या लिख देते हैं, न्यूटन। इतना बड़ा लिखने की वजह क्या लिख देते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन किस पद्धति का मात्रक है, MKS से CGS, MKS। इसका मतलब हमें MKS से इसमें बदलना है CGS में। CGS में जो मात्रक है उसको बल का मात्रक क्या बोलते हैं, उसको डाइन क्या बोलते हैं, डाइन। देखते हैं तो ये कैसे बदलेंगे, n1 कितना है, n1 1, u1 कौन है, MKS, n2 हमें निकालना है, नहीं पता, लेकिन स्पेस में भरना है। u2 कौन है, CGS, ठीक है। अब किसको बदल रहे हैं, कौन सी राशि को बदल रहे हैं, बल। तो बल का विमेय सूत्र पता करिए पहले क्या होता है, m1 L1 T-2। तो बताइए A B C क्या है, उस भौतिक राशि की विमा किसको बदल रहे हैं। तो बल की विमा क्या है, A का मान क्या आ गया 1, B का मान क्या आ गया 1 और C का मान क्या आ गया -2। ये विमा ले लेंगे बस, समझ में आ गया। अगर हम ऊर्जा को बदल तो ऊर्जा की विमा ले लेंगे, द्रव्यमान को बदल तो द्रव्यमान की ले लेंगे। जो भी जैसे अपने बदल रहे थे 2 kg को किससे बदल रहे थे, ग्राम में। MKS से किससे बदल रहे थे, CGS में। क्यों, क्योंकि किलोग्राम किसमें होता है, MKS में, और ग्राम किसमें होता है, CGS में। अरे इसकी बीमा क्या होती है, हम जानते हैं इसकी बीमा तो यही होती है, एम रहता है बस, एल तो होता ही नहीं, टी भी। ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान कितना आ जाएगा 0, सी का मान भी कितना आ जाएगा 0। तो जो भी है, जिस भौतिक राशि को आप बदल रहे हैं उसकी बीमा लेंगे। ये बात समझ में आ गई, ये किसकी कहां से आएगी। अच्छा इसको लिखिए n2 में निकालना है, n1 कितना है बताइए 1, फिर m1 अपॉन m2 की घात a का मान कितना है 1, L1 अपॉन L2 की घात b का मान भी कितना है, और T1 अपॉन T2 की घात c का मान -। अब बताइए m1 अपॉन m2 किस मात्रक पद्धति से किस में बदल रहे हैं, MKS से CGS में। तो यहां देखिए u2, तो जिसका
जिसका मान ज्ञात करना है वो किसमें है, सीजीएस में। तो सीजीएस वाले मात्रा कहाँ आएंगे, q2 नीचे। तो सीजीएस में बताइए द्रव्यमान है पहले, फिर लंबाई है, फिर समय है। सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रा ग्राम होता है, ग्राम। अच्छा, लंबाई L ये मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर, और ये क्या होता है, सेंटीमीटर। ऊपर कौन सी, ऊपर किसके मात्रक आएंगे, जिसमें मान दिया हुआ है U1, इसमें दिया हुआ है मान 1 न्यूटन, इसमें दिया हुआ है एमपीएस में, एमपीएस में क्या मात्रक है द्रव्यमान का, किलोग्राम। इसका क्या मात्रक है, मीटर, और इसका क्या है, सेकंड। अब हम क्या कर लेंगे, इनको आपस में काट दें, एक तो ऐसे इज, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम बटे ग्राम। 1 किलोग्राम को लिख सकते हैं, ग्राम से ग्राम करेंगे, अंकित मान कहा है तो मात्रा को बढ़ी जाएगी सारे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है, सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, और ये तो 1 सेकंड, 1 आ ही जाएगा, 1 घात -2। फिर से देखिए n2 का मान कितना आ गया, 1 × ये क्या है, 10 की घात में बदल दो इसको, 10 की घात 3, 1000 को 10 की घात 3 लिख देंगे, ऊपर घात 1 है तो 3 गुणा 1 3 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 2, और ये 1 की घात कुछ भी हो, एक ही रहेगा। तो n2 का मान क्या आ गया है, 10 की घात 5 हमारा। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं, इसकी सहायता से, विमीय सूत्रों की सहायता से। ये क्या है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, ठीक है। अब इस पे एक साइंस का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, और उसने अपनी बीवी का नाम न्यूटन के नाम से सेव किया है फोन में। किसके नाम से सेव किया है, न्यूटन के नाम से। अब उसका फोन आता है तो उसका दोस्त बोलता है अरे न्यूटन का फोन आ रहा है, ठीक है। तो बोलता है नहीं नहीं, मेरी बीवी का नाम मैंने न्यूटन के नाम से सेव किया हुआ है। क्या बोलता है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा जबरदस्त साइंटिस्ट है क्या, तो न्यूटन के नाम से सेव किया हुआ है। बोले साइंटिस्ट कुछ नहीं है, वो अकेले 10 की घात 5 डायन के बराबर है ना। 10 की घात 5 का मतलब कितना, कितना 1 लाख हो गया है ना। तो अकेली 1 लाख डायन के बराबर है, तो उसको न्यूटन मिल जाए। ये 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन्स के बराबर। डाइन्स होता है बट जो बनाने के लिए डाइन करके उसको, ठीक है। अब एक और चीज है, सेकंड क्वेश्चन में आइए फटाफट। एग्जांपल नंबर 2, 1 जूल में कितने अणु होते हैं, आपने मात्रक पढ़ा हुआ है अणु। ये मात्रक किसमें है, जूल। जो मात्रक आपने सुने हुए हैं वो सब एमपीएस में होते हैं। तो आपने ये सुना हुआ है जूल, ये किसमें है, एमपीएस में। ये किसमें है, सीजीएस में, ठीक है। आपको क्या करना है, एमपीएस से सीजीएस में बदलना है। फिर से पहले एबीसी के मान बताइए। जूल क्या है, कार्य, कार्य की विमा क्या होती है, m1 l2 t - 2। ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 2, सी का मान कितना -2। अब बताइए इस सूत्र की जरूरत है क्या, अब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका पता लगना चाहिए क्या है। ये तो एक वे हो गया कि हाँ क्यों करते हैं ऐसा, बाकी कभी भी सूत्र नहीं पूछा जाता, ऐसा पूछा जाता है। तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, 1 जूल में कितने अणु होते हैं बताइए, कितने, अभी याद नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे n2 कितना है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं 5 जूल में कितने अणु होते हैं, फिर n1 का मान 5 हो जाएगा, वट कुछ भी हो। तो यहाँ से n2 बराबर n1 कितना है 1। किससे किसमें बदल रहे हैं, एमपीएस से सीजीएस में। किसमें मान ज्ञात करना है, सीजीएस में। सीजीएस में जिसमें मान ज्ञात करना होता है वो नीचे आता है। ये चीज गड़बड़ करती है मैक्सिमम, बार-बार बोला जा रहा है, यही उल्टा पुल्टा कर देते हैं बच्चे, है ना। किसमें मान ज्ञात करना है, सीजीएस में। सीजीएस की मात्रा कहाँ है, नीचे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा ग्राम, यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर, और यहाँ क्या आएगा सेकंड। और एमपीएस के ऊपर आएंगे किलोग्राम, मीटर और सेकंड। बस ये लिखना तो बार-बार यही है, पर ध्यान रखना ऊपर है कि नीचे। तो जिसमें मान ज्ञात करना है वो नीचे आएगा। अच्छा, तो इसकी घातें बताइए, 1, 2 और -2। इसको फिर से बदल देंगे, ये कितना हो जाएगा 1। इसको क्या कर देंगे, 1000 ग्राम बटे ग्राम की घात 1
इसको क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की घात 2 और ये तो 1 हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम कैंसिल 10 की घात में बदल लो इनको, तो इसको बदल लिया 1 इंटू 10 की घात 3 और घात कितनी है 1, इसको भी बदल लो, ये कितना है 10 की घात 2 और इसके ऊपर घात कितनी है 2। भाई 100 को लिखा है तो हमने 100 को क्या लिखा 10 की घात 2 और भागों में जो 2 घात होगा एज इट इज रखेंगे। ये कितना हो गया, कितना हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया n2 बराबर 10 की घात 3 और 10 की घात 3 गुणा में ये कितना हो गया 10 की घात 4। तो n2 का मान क्या आ गया, तो एक जूल में कितने अलग होते हैं 10 की घात 7 अलग। ठीक है, इस तरह से हम एक भौतिक राशि का मान दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे एक उल्टा भी करके देख लेते हैं। उल्टा मतलब सीजीएस से एमजीएस में बदलवाते हैं हम आपको। तो गुरुप्रिय नियतांक सार्वत्रिक गुरुप्रिय नियतांक जी का मान हम सीजीएस को लिखेंगे तो 6.67 into 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। इसको बदलना है इसमें एमकेएस में। एमकेएस में क्या मात्रा होगा 9 न्यूटन सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर ग्राम में किलोग्राम। तो इसको फिलहाल ये वाला किसमें है सीजीएस में, इसमें बदलना है एमकेएस में। समझना है, इस बार हम उल्टा करेंगे। सीजीएस में दिया हुआ है उसमें बदलना है एमकेएस में। तो लिखेंगे n2 बराबर, पहले तो ये बताइए जी का विभेद सूत्र ताकि एबीसी के मान पता लगे। क्या होता है जी का विभेद सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। तो कोई भी ऐसा सूत्र ढूंढिए जिसमें जी आता है। तो ऐसा सूत्र हमने क्लास 9 में पढ़ा है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण में हमने ये सूत्र पढ़ा है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसमें जी आता है। ये जी कौन सा है कैपिटल जी, तो नहीं है गुरुत्वाकर्षण वाला नहीं। तो क्या हमें F का विभेद सूत्र पता है, यस m1 m2 का पता है, दोनों द्रव्यमान है, इसका भी m होगा इसका भी m होगा। r स्क्वायर लंबाई है l स्क्वायर हो जाएगा, इन सब का पता है तो जी का निकाल लेंगे। तो जी का कैसे निकालेंगे f into r स्क्वायर अपॉन m1 इसको इधर गुणा कर दिया m1 m2 को नीचे ले आए, जी का मान आ गया। बाकी सबके भी सूत्र लिख दो, f का मान m1 l1 t-2, इसका l2 l2, इसका m1, इस वाले का भी m1। कौन द्रव्यमान है m1 m2 m3 कुछ भी हो द्रव्यमान है, प्रकृति द्रव्यमान। अच्छा नीचे कितना आ गया m2, ऊपर कितना है m1, ये 2 ऊपर जाएगा क्या बचेगा n की घात -1 l1 l2 l3 t तो एक ये तो t-2। अब ये किसका मान आ गया है, ये विभेद सूत्र आ गया है किसका कैपिटल जी का। कैपिटल जी का विभेद सूत्र क्या होता है n-1 l3 t-2। a का मान कितना है -1, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है -2। सूत्र लगा दीजिए n2 बराबर n1 कितना है इस बार ये n1 है, तो 6.67 into 10 की घात -8। अब बताइए क्या मान आएंगे इसमें, फिर से इसका मान -1, इसकी घात 3 और इसकी घात -2। यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे किसका लिखेंगे, इसमें ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है एमकेएस। तो एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी। फिर से देखिए यहाँ हमने केजी ऊपर लिखा था, यहाँ नीचे लिखेंगे अभी केजी और ऊपर क्या जाएगा। तो जिसमें ज्ञात करना है वो नीचे आता है, कौन ज्ञात करना है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो किलोग्राम मीटर सेकंड यहाँ आएंगे नीचे, यहाँ क्या आएगा मीटर, ऊपर क्या आएगा सेंटीमीटर, यहाँ क्या आएगा सेकंड, यहाँ क्या आएगा सेकंड। ठीक है, घातों को भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो 6.67 into 10 की पावर -8 ये कितना बनेगा 1 ग्राम अपॉन
नीचे लिख देंगे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000। घात कितनी है -1। यहाँ देखिए सेंटीमीटर और ये क्या आ जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। घात कितनी है 3। यहाँ देखिए सेकंड और सेकंड ये तो 1 हो गया और 1 की घात -2। ओके ये मान आ गया 6.67 into 10 की पावर -8। ब्रैकेट के अंदर को 10 की घात, ब्रैकेट के बाहर वाली घात का रेडियस रखिए अभी, ब्रैकेट के अंदर वालों को लिख लो। ये कितना है 10 की घात -3। 1/1000 है तो 10 की घात 3 नीचे बनेगा, ऊपर जाएगा 10 की घात -3 और 1 कितनी घात है बाहर -1। बाहर की घात को अलग रखिए अभी, अगली बार करेंगे। ये कितना है 10 की घात -2 और बाहर कितनी घात है 3। ये तो कितना हो जाएगा। अब ये इसको लिख लो 6.67 into 10 की घात -8। ये कितना बन गया -3 -1 गुणा करो प्लस का 3 तो 10 की घात 3 -2 और -3 गुणा करो 10 की घात -6 -2 3 को गुणा करेंगे तो -6 आएगा। अच्छा यहाँ देखिए 10 की घात 3 10 की घात -6 माइनस की 3 बची और माइनस की 8 तो -11 कितना हो गया। तो हमारा मान आ गया 6.67 into 10 की घात -11 ये मान। तो इस ब्लैंक स्पेस को हम भर देंगे 6.67 into 10 की घात -11। तो सीजीएस में इसका मान क्या होता है ये। एमकेएस में क्या होता है एक से दूसरे में बदलना, सीजीएस से एमकेएस में या फिर एमकेएस से सीजीएस में बदल सकते हैं। ठीक है तो एक अनुप्रयोग जो हमारी किताब में ले दिया होगा हमने वो और कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभ्यास में जो दिए हुए हैं। अब अनुप्रयोगों पे क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। तो अभी तक आपने ये जूल आर्गन डायनामाइट पढ़े थे, इनको कैसे बदलते हैं ये नहीं सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरने में आपको क्या बोला गया है कि एक घन है और उसकी भुजा की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। एक घन है और उसकी भुजा की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन खाली स्थान ऐसे दिया हुआ है, आयतन और बराबर खाली स्थान ऐसे दिया है, यहाँ लिखा है मीटर क्यूब। क्या लिखा है मीटर क्यूब। आयतन किसमें निकालना है मीटर क्यूब में और भुजा की लंबाई किसमें दी हुई है सेंटीमीटर। तो आप पहले इसको क्या कर लो मीटर में बदल दो। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो है 1 सेंटीमीटर चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए इसको भाग दे दो तो 1/100 मीटर होंगे कितने में 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की घात -2 मीटर। अब इसको बार बार नहीं करेंगे आप ध्यान रखेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की घात -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा घन का आयतन कैसे निकालते हैं। तो घन का आयतन भुजा का क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं a क्यूब, a का मान कितना है 10 की घात -2 मीटर ले लेंगे क्योंकि आंसर किसमें चाहिए मीटर। 10 की घात -2 मीटर इसका क्यूब। तो 10 की घात -2 कितना हो गया 10 की घात -6 इनको गुणा कर देंगे और मीटर का मीटर क्यूब। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भर देंगे ठीक है खाली स्थान को भरना है। तो ये तो आपको आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको बदलना आता है कि नहीं आता। ये एक मात्रक से दूसरी मात्रक को बदलना आता है या नहीं आता ये है। और ये फर्स्ट भाग का भाग 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ही नंबर 2 पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं और उसका भाग 2 करते हैं नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं अभ्यास और किसका कर रहे हैं चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर इसका भाग भी है किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेलन का सिलेंडर बिल्कुल इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं बेलन। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कितने पृष्ठ होते हैं बेलन में। तो हमने बोला ये है बेलन
और इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, तो हमने बोला इसमें 3 पृष्ठ हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पृष्ठ का मतलब ये जैसे दिख रहा है, एक ये हिस्सा जो ऊपर से दिखता है, तो ये तो हम बोलते हैं एक तो गोल घुमावदार है, एक ऊपर उसमें ढक्कन लगा हुआ है, एक नीचे ढक्कन लगा हुआ है, 3 है। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हमने बोला ये वाला क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ये वाला क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो बेलन है इसका क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर एच। तीनों को जोड़ देंगे तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ऐसे दर्शा देते हैं, ये कितना आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, तो s बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो s बराबर 2 पाई आर कॉमन आ गया, इधर से एक आर बचेगा और इधर से क्या बचेगा h। बस आंसर किसका आर वाला h। अच्छा आंसर किसमें चाहिए, आंसर हमें चाहिए मिलीमीटर क्यूब, तो ये क्या होता है मिलीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ खाली स्थान बना है, लेकिन हमें जो दोनों चीजें दी हुई है किसमें दी हुई है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर और छोटा है, 10 मिलीमीटर को आपस में जोड़ते हैं तब जाके 1 सेंटीमीटर बनता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो हमें इसको मिलीमीटर में बदलना है, तो 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 2 में 20 होंगे, 20 mm। और इसको क्या लिख देंगे, इसको भी गुणा कर देंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 100 mm। इन दोनों को पहले किसमें बदल लिया है मिलीमीटर। अब यहाँ मान रख दीजिए, आंसर भी किसमें आएगा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो मान रखने के बाद देखते हैं क्या होता है, तो s का मान s बराबर 2 पाई r का मान कितना है 20 इंटू r प्लस h 20 प्लस 100, सॉल्व कर लेंगे, ये कितना बनेगा s बराबर 2 इंटू पाई का मान 3.14 रखो इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 120, 20 दूनी 40, 3.14 इंटू 48, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आएगा 48 को 300, भाई ये दो दशमलव के 2 अंक के 2 जीरो से खत्म हो जाएंगे, 314 को 48 से गुणा करना है, ठीक है। क्या आंसर आता है इसका, आंसर इसमें पीछे दिए हुए हैं, सिर्फ आंसर हल नहीं दिए हुए हैं, तो आपको आंसर तो पीछे से देख सकते हैं लास्ट क्लास में, और एक बार चेक करके देख लेते हैं सही है या नहीं है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुआ है मुझसे, दिए हुए हैं नहीं दिया चलिए, जो भी आंसर क्या है बताइए एक बार, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी भाग है क्या इसमें, एक्साइटेड है 2.1 चलिए जो भी है आप उसको हल कर लेंगे, गुणा करना है बस, क्या कर लेते हैं या कर लेना जो भी है, ये गुणा करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा कितना आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसमें हम टाइम नहीं खराब कर रहे हैं। अगला भाग सी ले लेते हैं, इसका सी भाग है कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, गाड़ी की चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इसको हल कर लेना, बिल्कुल आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सी भाग ले लेते हैं, इसका भाग सी, एक कार है और उसकी चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलती है, तो हमें उसकी चाल को परिवर्तित करना है, तो यह 1 सेकंड में कितनी मीटर चलेगी, 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो उसको क्या लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम किलोमीटर प्रति घंटे से किसमें बदल दें,
मीटर प्रति सेकंड में। ये काम हमें बहुत बार करना पड़ेगा फिजिक्स में, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, फिर हम किलोमीटर प्रति घंटे से इसमें बदलना है, बताइए मीटर प्रति सेकंड। तो भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको हम काट देंगे 5 और इसको काट देंगे 18। तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ एक मान लेते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। समझ में आती बात? 5/18 का बार-बार नहीं करेंगे ये सब, एक बार हमने कर लिया और याद रख लिया। क्या याद रख लिया? किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, इस तरह से बदलेंगे 5/18 से गुणा करके। यहाँ बताइए 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कितना लिखेंगे? 18 किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। कि क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा किससे? इससे। तो किसको बदलना है? 18 को किलोमीटर प्रति घंटे से किससे बदलना है? मीटर प्रति सेकंड। किससे गुणा कर दो तो क्या आंसर आएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आती है बात? तो जब भी हमें किसी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलना होगा, किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। किससे गुणा कर देंगे? ये हमने एक हम रूल बना लिया कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे से, अब आपको हजारों बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 18 पर नहीं बदला, हमने एक जनरल रूल बना लिया कि किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, इससे गुणा कर देना चाहिए 5/18 से। एक और इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है। आप घनत्व समझते हैं क्या होता है? शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है। घनत्व समझते हैं क्या होता है? घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे तो एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है, आयतन को अगर 1 कर दें तो आयतन का द्रव्यमान किससे बराबर हो जाएगा? तो एक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं? घनत्व। आयतन हमने फिक्स कर दिया। अब हमने एक बॉक्स लिया कार्टन खाली और उसमें हमने रुई भर दी और उसको तोल के देखिए। मान लो वो जो बॉक्स हमने लिया है उसका आयतन कितना है? 1। कितना है? 1। कैसे? 1 मीटर उसकी चौड़ाई है, 1 मीटर उसकी लंबाई, चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर, और उसकी ऊंचाई भी कितनी है? 1 मीटर। ऐसा बॉक्स समझ में आ रही बात? इसमें हम क्या भर दिया है? हमने इसमें रुई भर दी। ठीक है, तो इसका आयतन कितना है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना है? 1 मीटर क्यूब। लंबाई कितनी है? 1 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। इसका आयतन कितना है? 1 मीटर। यहाँ आयतन 1 मीटर। अब हमने इसमें क्या भर दिया? रुई, और इसको तोल के देख लिया और वजन आया मान लो 5 किलो। कितना आया? 5 किलो। कितने में? 1 मीटर। यही क्या है? घनत्व। तो बात समझना कि घनत्व कैसे निकालते हैं? एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा उसी को क्या कहते हैं? घनत्व। हमने एकांक आयतन ले लिया और उसमें रुई भर के देखी, तोल के देख लिया। जो तोल के देख लेंगे वही क्या है? रुई का घनत्व। अब हमने उसमें बजरी करनी और बजरी को तोल के देख लिया, उसी में वो क्या है? बजरी का घनत्व। हमने उसमें पानी भर लिया, पानी को तोल के देख लिया, पानी का घनत्व। हम उसमें कोई भी चीज भरेंगे, कुछ नहीं भरा हुआ है तो वायु भरी हुई, खाली को तोल के देख लिया, वायु का घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? यह हमारे दिमाग में थोड़ा क्लियर हो गया, यानी क्लियर हो गया कि रुई का घनत्व कम होता है और बजरी का ज्यादा होता है। कुछ तो क्लियर हुआ चीज है। हमें ये पता लगा घनत्व क्या चीज है। जो चीजें ठोस के बनी हुई, जिनके कण, अगर अणु और परमाणु के बारे में बात करें, जिनके कण पास पास होते हैं उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो बताइए वायु का घनत्व ज्यादा होता है कि जल का? सोच के देखिए, जल का। एक तो वायु भर के तोलिए उसको और एक जल भर के तोलिए, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा? एकांक आयतन में जो द्रव्यमान आता है उसी को क्या कहते हैं? जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व सीजीएस पद्धति में कितना होता है? 1। सीजीएस का मतलब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब नहीं,
इसका मतलब क्या है, एक छोटा ढक्कन लिया, लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो वो जो ढक्कन है जिससे दवाई लेते हैं हम, इतना ही होता है वो ढक्कन। वो जो ढक्कन है एक उसका आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर। उसमें पानी भर के खोल के देखेंगे कितना पानी आएगा, 1 ग्राम। कितना पानी आएगा 1 सेंटीमीटर, समझते हैं आप? आपके स्केल पे है 1 सेंटीमीटर, इतना छोटा सा होता है बस, इतना छोटा लंबाई, इतना छोटा चौड़ाई, इतनी सी ऊंचाई, उसमें पानी भरा, पानी भर के तोला, कितना आएगा 1 ग्राम। तो जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसमें है सीजीएस में, एमटीएस में कितना होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। ग्राम की जगह केजी आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक टंकी है, लंबाई कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर बड़ा होता है। कपड़े नापने वाली जो छड़ होती है देखिए आपने स्टील की, वो 1 मीटर, इंची टेप, उसमें भी 1 मीटर होता है। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई की टंकी बना रखी है, काफी बड़ी होती है, समझते हैं, थोड़ा दिमाग में आता है 1 मीटर इतना, 1 मीटर इतना और 1 मीटर इतना। उसमें पानी भरेंगे, तोल के देखेंगे, टंकी का वजन अलग कर देंगे, तोल के देखेंगे कितना पानी आएगा 1000 किलो, 1000 किलो। कितने में 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है आयतन, 1 और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा सिर्फ 6 ग्राम। ये समझ में आती है? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं सीसी का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो किसी भी मटेरियल का आपेक्षिक घनत्व उसका जल के सापेक्ष घनत्व होता है। तो आपेक्षिक घनत्व इस तरह से हम इसका लिखेंगे, तो हम यहां लिखते हैं शीशे का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, शीशे का आपेक्षिक घनत्व। तो इसका सूत्र क्या है, शीशे का घनत्व अपॉन जल का घनत्व। तो जल के सापेक्ष शीशे का जो घनत्व होता है उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, जल का घनत्व। हम सीजीएस में निकाल लेते हैं, सीजीएस में जल का घनत्व 1 होता है और शीशे का घनत्व आपको आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है। आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ है 11.3। शीशे का घनत्व हमसे पूछा है कितना आएगा, शीशे का घनत्व निकालना है और इसका क्या ले लेते हैं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जल का घनत्व। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में भी दे देते जल का घनत्व कितना होता है, इसीलिए थोड़ा डिटेल से बताया है ना। जल का घनत्व कितना होता है 1, तो शीशे का घनत्व कितना आ जाएगा, इसको गणना करते हैं कितना आएगा 11.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आ गया शीशे का है ना। तो इसमें 2 रिक्त स्थान है, पहले रिक्त स्थान में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है तो आंसर ये आ जाएगा, और दूसरे में पूछा है केजी प्रति मीटर क्यूब में, केजी प्रति मीटर क्यूब में लिखना है तो इसको बोलेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा शीशे का घनत्व केजी प्रति क्यूब में कितना आ जाएगा 1000 आएगा, 1000 में गुणा कर दो तो 11.3 into 10 की घात 3 1000, ये किसमें आएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, आंसर। ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब में से गुणा करो और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में से गुणा करो। ठीक, तो ये इसमें पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा है कि आपको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना आता है कि नहीं आता। ठीक है, ये पूछा गया है। तो काफी कुछ नॉलेज की चीजें यहाँ से मिली है, घनत्व के बारे में पता लगा है। हमने आज थोड़ा खुल के दिमाग खोल के आज ही पढ़ाया, तो अब तक ये रटते आए थे, द्रव्यमान बटे आयतन हमने रट लिया था। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। प्रैक्टिकली दिमाग खोल के कभी सोचा नहीं था कि ये घनत्व क्या चीज है, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, तो हर चीज को थोड़ा गौर से सुनिए और समझिए, डेफिनेटली सारी चीजें आपको आ जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच।